हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट पे और मैं हूं दोस्तों मोहित सिंह रावत। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर यह जो पेपर है यह है यूकेएसएससी का पुराना पेपर, प्रवर्तन सिपाही और आबकारी सिपाही का पुराना पेपर है। तो देखिए दोस्तों, एक चीज तो आप समझ जाइए कि यह जो पेपर है यह उत्तराखंड पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड के पेपर के समकक्ष ही है। और यहां से दोस्तों आपको एक तैयारी का आंकलन आपको मिल जाएगा कि आपका एग्जाम का लेवल कहां तक है और आपको कितने आगे तक जाना है। और यहाँ पे दोस्तों पूरे 100 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और इन 100 क्वेश्चन में आपको कोशिश करनी है कि 70 प्लस, 75 प्लस या फिर 80 प्लस ही आपके यहाँ पर नंबर बने। तो लास्ट में आपको डिस्कस कराना है आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए, कितने क्वेश्चन आपको गलत हुए और कितने क्वेश्चन आपने स्किप किए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर यह है और यहाँ पे हम इन 100 क्वेश्चन के माध्यम से आपको दोस्तों लगभग 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम आपको यहाँ पे डिस्कस कराने वाले हैं। तो डेफिनेटली आपका जब एग्जाम होगा उत्तराखंड पुलिस फॉरेस्ट गार्ड का, अगर आप इसे कंप्लीट देखते हो तो 5 से लेकर 10 या फिर इससे ज्यादा क्वेश्चन भी आपको डायरेक्ट इसी पेपर से, इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे। तो अब शुरुआत करते हैं आज के अपने क्वेश्चन पेपर से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है और इसका आंसर दीजिए। तो दीजिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। और पहला क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर बताना है कि तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला कहलाता है कृतंतव्य मूड, प्रत्युत्पन्नमति, तत्परमति या फिर आक्षु। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर? तो सोचिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो आप सभी ने सोच लिया होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रत्युत्पन्नमति। तो तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाले को कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। और कृतंतव्य मूड जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि जब समझ ना आता है कि क्या कार्य करना है और क्या कार्य नहीं करना है, कार्य असहज की स्थिति को हम क्या कहते हैं? कृतंतव्य मूड कहते हैं। जब कर्तव्य का हमें पालन ना हो, जब कर्तव्य की जानकारी हमें ना हो कि अब हमें क्या कार्य करना है और क्या नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है और यह बताइए। देखिए दोस्तों, यूकेएसएससी बार बार आपको एक पुल्लिंग शब्द, एक स्त्रीलिंग शब्द बार बार पूछ रहा है। तो बताइए जरा, कौन सा स्त्रीलिंग होगा, कौन सा पुल्लिंग होगा? तो बताइए, इसमें से स्त्रीलिंग शब्द का आपको चयन करना है। द्विज है, युगावतार है, तृष्णा है या फिर शिष्टाचार है। तो कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होने वाला है? तो सोचिए जरा, आप सभी सोचिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए क्या हो सकता है, ए, बी, सी या फिर डी। तो देखिए दोस्तों, अपना ध्यान यहां पे केंद्रित करना और 100 के 100 क्वेश्चन को आपको यहां पे समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? तो जी हां दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तृष्णा। तृष्णा स्त्रीलिंग शब्द है और बाकी सभी क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अब देखिए दोस्तों, कुछ शब्द है यहां पे पुल्लिंग जो बार बार पूछे जा सकते हैं। देखिए, दिनों के नाम अगर आपको पूछा जाए, महीनों के नाम, पहाड़ों के नाम, तो वह पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। पेड़ों के नाम, यहां पर इमली को छोड़कर, ग्रहों के नाम, पृथ्वी को छोड़कर, देशों के नाम, समुद्रों के नाम, ये सभी पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। और यहीं पर दोस्तों बात करें, ग्रहों के नाम जैसे बोल दिया, धातुओं के नाम, शरीर के अंग, भाववाचक संज्ञा, है ना, या फिर अकारांत वाले शब्द, तो यह आते हैं पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत। अकारांत यानी जिन शब्द के अंत में आ आता है, जैसे द्विज हो गया, तो द्विज को आप तोड़ोगे लास्ट में, तो यह जा कैसे टूटेगा? यह टूटेगा ये वाला जा, धन आ, यानी यहां पे लास्ट में जो प्रत्यय आपको दिखाई दे रहा है, यह आप प्रत्यय दिखाई दे रहा है, तो यह क्या होगा? यह पुल्लिंग शब्द होगा। तो यहां पर यह हो चुका है। और यहीं पर स्त्रीलिंग शब्द की बात करें दोस्तों, तो आकारांत, बड़ी आ की मात्रा, और यहीं पर इकारांत वाले जो शब्द आते हैं अंत में, मुख्यतः वे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। कुछ अपवाद है, जैसे पूछा जाता है कि दही कौन सा है, तो दही आता है पुल्लिंग के अंतर्गत। पानी की बात करें, पानी आता है पुल्लिंग के अंतर्गत। कवि की बात करें, है ना, ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। और बाकी जैसे लिपि हो गया, बोली हो गया, है ना, और शक्ति सूचक शब्द हो गया, है ना, नदियों के नाम, भाषा के नाम, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो पूछे जा सकते हैं। जैसे ये है, यहां पे आप देखिए ये वाला कि जो कर्तव्य का निश्चय ना कर सके कृतंतव्य मूढ़, अर्थात कार्य क्या करना है, कर्तव्य क्या करना है समझ ना आए, कृतंतव्य मूढ़। फिर यहां पे देखिए, मदिरा पीने का प्याला, उसे चषक कहते हैं। 4 पदों वाला चतुष्पद कहते हैं। संध्या और रात्रि के बीच का समय, यहां पे नीचे से तीसरा नंबर, गोधूली कहते हैं। और बाकी वह स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास रहकर आया है, तो उसे कहते हैं खंडिता। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक गया हो, उसे खग्रास कहते हैं। और यहीं पर कठिनाई से पैसे निकालने वाला या जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करने वाला, उसे कृपण कहते हैं। तो ये शब्द होते हैं दोस्तों, बार बार पूछे जाते हैं, इन्हें आप एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेना। अब है क्वेश्चन नंबर 3 और इसका आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बताइए जरा, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है क्वेश्चन नंबर 3 का।
अभ्र हो गया, व्योम हो गया, अनंत हो गया या फिर दीर्घ हो गया। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, जरा सोचिए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर, तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो डी है यानी दीर्घ बिल्कुल होगा। दीर्घ किसका है? दीर्घ आप सभी जानते हैं आंख का है। नेत्र, दीर्घ, नयन, लोचन, चक्षु, अक्षि, अंबक, दृष्टि और विलोचन, ये सभी किसके पर्यायवाची है? ये सभी आंख यानी दीर्घ के पर्यायवाची शब्द है। और यहीं पर दोस्तों आकाश की बात करें तो ये सभी पर्यायवाची शब्द है, आप इन्हें एक बार जरूर देख लेना। जैसे यहां पे आप देखिए पुष्कर के कई अर्थ आते हैं। पुष्कर का अर्थ यहाँ पे आकाश में भी आता है, पुष्कर का अर्थ तालाब के लिए भी आता है ना। लेकिन यहाँ पे एक देखिए जो कंफ्यूज करेगा वह है विष्णु पद। देखिए विष्णु पद की बात करें तो आकाश हो गया, और विष्णु पदी की बात करें यानी दा पर ई की मात्रा लगा दिया, बड़ी की मात्रा, तो वह आता है गंगा का पर्यायवाची शब्द। विष्णुपदी, गंगा, विष्णुपद, आकाश, तो इन्हें भी आप ध्यान रखना। अब क्वेश्चन नंबर 4 और इसका आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से ध्यान पूर्वक है निपात अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक या फिर क्रिया विशेषण। तो क्या होगा इसका सही आंसर, कौन सा इसमें अव्यय है ध्यान पूर्वक में? तो बताइए जरा क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर इसके आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी यानी क्रिया विशेषण। ध्यान पूर्वक क्या है? एक विशेषता है यानी क्रिया की विशेषता है, तो क्रिया विशेषण यहां पर ये शब्द हो चुका है। अब है क्वेश्चन नंबर 5 और इसका आंसर दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 6 कि कैंची किस भाषा का शब्द है और दारुण शब्द का अर्थ क्या है? तो दोनों का आंसर दीजिए। कैंची किस भाषा का शब्द है? अरबी का है, पुर्तगाली का है, अंग्रेजी का है या फिर तुर्की भाषा का है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी यानी तुर्की भाषा का। देखिए दोस्तों कुछ और भी शब्द है जैसे मुगल हो गया, बेगम हो गया, कुर्ता हो गया। यह भी पूछा जाता है कि कुर्ता किस भाषा का है। कैंची हो गया, चाकू हो गया, तो चाकू, कुर्ता, बेगम, तोप, बारूद, ये आते हैं किसके अंतर्गत? तुर्की भाषा के अंतर्गत। तो यहां पर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 दारुण शब्द का अर्थ है भयंकर, कमजोर, भारी या फिर हल्का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा जरा बताइए। दारुण शब्द का अर्थ क्या होगा? तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, दारुण की बात करें तो दारुण का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए यानी भयंकर। तो भयंकर कहते हैं दारुण को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है, तो उससे पहले यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों कुछ अरबी भाषा के शब्द हैं और ये आपको पूछे जाएंगे। हमने आपको करवाए थे, कम से कम हम 6 बार इसे रिवाइज कर चुके हैं और आपने अगर पिछले 6 क्लासेस में अगर इसे पढ़ा होगा दोस्तों तो ये आपको याद हो गए होंगे। जैसे कुछ यहाँ पे शब्द हैं, अजीब आदत है आदमी की इज्जत इनाम इमारत अकल से नहीं चाहता, अरबी भाषा के शब्द हैं। यहीं पर अगर इसकी ट्रिक की बात करें, मशहूर वकील ने अदालत में शराब पीकर गरीब का मुकदमा लड़ा, लेकिन अमीर जज ने अखबार पढ़ते हुए अगले मानसून की तारीख दे दी। तो ये वाले शब्द भी क्या है जहां पे हमने रेड में लिखा है, अरबी भाषा के हैं। और कुछ शब्द दोस्तों यहां पर ये हैं, इन्हें भी आप याद कर लेना। अब है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 और इसका आंसर दीजिए। अन्वय शब्द का संधि विक्रय होगा। तो अन्वय का संधि विक्रय क्या है बताइए जरा। अन्वय का संधि विक्रय क्या है? अनुधन अय, अनधन वय, अनिधन वय या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जरा सोचिए। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। अनुधन अय अन्वय का बिल्कुल सही विच्छेद है, संधि विक्रय है। अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कि भाषा के वे लघुतम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो वह शब्द कौन से होते हैं जो अंत में जुड़ते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं? देखिए अंत में जुड़ने वाले तो एक ही होते हैं और वे होते हैं प्रत्यय, यानी ऑप्शन नंबर बी यानी प्रत्यय इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का आंसर दीजिए जरा कि विविध भारती प्रसारण सेवा कब से शुरू हुई और कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म। तो दोनों का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 का। विविध भारती प्रसारण, देखिए विविध भारती प्रसारण दोस्तों बात करें तो ये हुआ था 3 अक्टूबर 1957। 3 अक्टूबर 1957। तो 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती प्रसारण की सेवा शुरू हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है यह बिल्कुल सही है। और कवयित्री महादेवी वर्मा जी की बात करें तो इनका जन्म फर्रुखाबाद में वर्ष 1907 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। अब देखिए दोस्तों महादेवी वर्मा जी के बारे में कुछ बातें देख लीजिए, हम बहुत बार रिवाइज करा चुके हैं, एक बार और करवाएंगे। 1907 में जन्म हुआ था फर्रुखाबाद में। सबसे ऊपर आप देखिए यहाँ पे, सबसे ऊपर यहाँ पे देखिए, और यहीं पे बात करें चांद पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यामा रचना के लिए और 1987 में इनका निधन हो गया था। फिर यहाँ पे देखिए कुछ और बातें हैं, कुछ रचना है जैसे कविताएं संग्रह है इनकी, निहार हो गया, रश्मि, नीरजा, है ना, सांध्य गीत, इसके अलावा दीपशिखा, और यहाँ पर एक लास्ट याद करना है वो है सप्तपन्ना। तो ये सभी काव्य संग्रह है महादेवी वर्मा जी की। इनका कर्म लगाने को आपको पूछा जाता है। 1930 हो गया, 32 हो गया, है ना, 34 हो गया, यहाँ पर 36 हो गया, ऐसा कर्म पूछा जाता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस ट्रिक के माध्यम से भी आप इनका कर्म याद कर सकते हो।
फिर इसके अलावा कुछ और भी है, जल्दी जल्दी देख लीजिए। कुछ संस्मरण है, कुछ कहानी है, कुछ निबंध संग्रह है। मेरा परिवार, पथ के साथी, भक्तिन। भक्तिन तो हमारी किताब में भी है, यानी एनसीईआरटी में है। और भक्तिन का मूल नाम की बात करें तो लक्ष्मण या लक्ष्मी इसका क्या था, मूल नाम था। तो लक्ष्मण या लक्ष्मी मूल नाम था भक्तिन का। कहानी संग्रह गिल्लू और निबंध संग्रह जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन्हें जरूर याद कीजिए। श्रृंखला की कड़िया, भारतीय संस्कृति के स्वर, क्षणदा, संकल्पिता। लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, खरी बोली इनका मुख्य या था और आधुनिक भारत की मीरा इन्हें कहते हैं। मेरे बचपन के दिन यह इनकी प्रमुख कविता थी। और यही बात करें कि मैं नीर भरी दुख की बदली, यह इनका प्रमुख कविता की लाइन है जो बार बार पूछी जाती है कि मैं नीर भरी दुख की बदली। जो पंक्ति है वो किसकी है, महादेवी वर्मा जी की है। 1952 में उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद से सदस्य मनोनीत हुई थी। 1988 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इन पॉइंटों को आप देख लेना, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 11 और इसका आंसर दीजिए कि आलोक शब्द का विलोम क्या है। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा। आलोक शब्द का विलोम क्या है। आलोक शब्द का अद्भुत, अज्ञात, अंधकार या फिर रात्रि, क्या होगा इसका सही आंसर। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 11 राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, आलोक की बात करें, आलोक का मतलब होता है प्रकाश, उजाला, है ना। तो उजाला का अपोजिट क्या होगा, अंधकार, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है यह बिल्कुल सही है। अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 और इसका आंसर दीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है कि उड़ती चिड़िया पहचाना मुहावरे का अर्थ क्या है। उड़ती चिड़िया पहचाना, यानी उड़ती चिड़िया पहचाने का मतलब हुआ रहस्य की बात जानना। ऑप्शन नंबर जो ए है यह बिल्कुल सही है। उड़ती चिड़िया पहचाना मतलब रहस्य की बात जानना। क्वेश्चन नंबर 13 इसका आंसर दीजिए जरा कि निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक की पूछा है। देखिए व्यक्तिवाचक यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम। तो देखिए यानी रामायण, यमुना, दिल्ली, ये सभी हैं व्यक्तिवाचक में। किताब नहीं है। किताब किस में है, कौन सा संज्ञा है इसमें जरा बताइए दोस्तों। किताब में कौन सी संज्ञा होगी बताइए जरा। जातिवाचक है, समूहवाचक है या फिर द्रव्यवाचक वगैरह है। तो क्या होगा जरा बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, किताब की बात करें तो जाति से संबंधित है, क्योंकि इसके अंतर्गत सभी किताबें आ सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 है और इसका 14 है। इसका आंसर दीजिए कि अनुशासन शब्द है। अनुशासन योग, रूढ़, शंकर, योगिक या फिर तद्भव। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर दीजिए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। तो सोचिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, एक चीज यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि इसका अगर हम बात करें शंकर की, शंकर का मतलब होता है कि दो शब्दों के मेल से बना हुआ, लेकिन दो अलग अलग भाषाओं के शब्द से बना होता है। कोई अरबी से बन गया, कोई तुर्की से बन गया, कोई अंग्रेजी से बन गया, कोई हिंदी से बन गया, दो अलग अलग शब्दों से। एग्जाम्पल आप देखा होगा, जैसे हो गया रेलगाड़ी। तो रेल और गाड़ी, देखिए दोस्तों दोनों अलग अलग भाषा से है। रेल अलग भाषा से है, गाड़ी अलग भाषा से है। इसका मतलब दो अलग अलग भाषा से बना है, तो संकर शब्द होगा। यौगिक की बात करें तो यौगिक सिंपल होता है, यानी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सार्थक शब्दों से। तो अनुशासन इसका बिल्कुल सही है। और योग रूढ़ की बात करें तो आप यहां पे देखिए दोस्तों कि ऐसे शब्द जो सामान्यतः दो शब्दों के योग से बनते हैं, लेकिन किसी तीसरे शब्द की ओर या तीसरे अर्थ की ओर इंगित करते हैं, यानी इनका एक विशेष अर्थ होता है। जैसे लंबोदर दो शब्दों से बना है, दो सार्थक शब्दों से बना है, लंबा और उदर, लंबा उदर, लंबा उदर। लंबा क्या है और उदर है, इसका मतलब इन दोनों शब्द से मिलने के बाद यह किस शब्द की ओर इंगित कर रहा है, भगवान गणेश शब्द की ओर इंगित कर रहा है। इसका मतलब है योग रूढ़ है। दशानन, दस आनंद, दस आनंद यानी दशानन, रावण की बात की जा रही है। तो दो शब्दों से मिलकर बना है लेकिन किसी विशेष अर्थ दे रहा है, तो वे आते हैं योग रूढ़ के अंतर्गत। चार पाई जिसके चार पैर है, अर्थात किसकी बात कर रहे हैं, खटिया की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहां पर यह हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, दाजू किसकी रचना है जरा बताइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 इसका आंसर दीजिए। दाजू किसकी रचना है, तो बताइए दोस्तों दाजू किसकी रचना है। शेखर जोशी जी की, विद्यासागर नोटियाल जी की, शैलेश मटियानी जी की या फिर मंगलेश डबराल जी की। तो बताइए जरा क्या होगा इसका सही आंसर। तो जी हाँ दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो डी है शेखर जोशी जी है। और शेखर जोशी जी की बात करें तो सितंबर 1932 को इनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ था। और एक चीज दोस्तों ध्यान रखना, इनके 4 उपन्यास जो बार बार पूछे जाते हैं, इन्हें आप अभी नोट कीजिए, लिखिए दोस्तों। एक है अथमूसक उवाच, चीते के पर, और इसके अलावा कोसी का घटवार, और एक और ध्यान रखना है सात के लोग। क्या क्या कहा दोस्तों, चीते के पर, अथमूसक अवाच और सात के लोग, और एक और कहा था कोसी के घटवार। तो ये उपन्यास है शेखर जोशी जी के, बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। अच्छा, नौरंगी बीमार है, यह इनके कहानी भी है शेखर जोशी जी की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, वह मनुष्य नहीं देता है, इस वाक्य में वह क्या है।
क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर दीजिए कि वह मनुष्य नहीं देवता है। इस वाक्य में वह क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक या फिर संबंधवाचक। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, जरा सोचिए। क्वेश्चन नंबर 16 राइट आंसर। तो देखिए दोस्तों, वह मनुष्य नहीं देवता है, इसका मतलब क्या होगा? तो इसमें दोस्तों आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी यानी निश्चयवाचक। अब देखिए दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे जिन्होंने सर्वनाम पढ़े होंगे कि सर्वनाम के 11 क्या होते हैं, 11 सर्वनाम होते हैं, भेद उनके 6 वगैरह होते हैं, ये अलग चीज है। लेकिन यहां पे दोस्तों जहां पे आप कंफ्यूज होंगे वो यहां पे होंगे कि जो वह शब्द है ये तो पुरुषवाचक के अंतर्गत भी आता है और ये निश्चयवाचक के भी अंतर्गत आता है। यानी जो पुरुष सर्वनाम है, यानी जो यहाँ पे वह जो सर्वनाम है ये पुरुष के अंतर्गत भी और किसके अंतर्गत? निश्चयवाचक के भी अंतर्गत। लेकिन जब दोनों ऑप्शन में आ जाए तब किसे हम चुने? तो ध्यान रखना, हमेशा प्राथमिकता निश्चयवाचक को देना। तो निश्चयवाचक इसका सही आंसर है। तो ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि एक चीज आपने देखा होगा, जब हम बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की तो पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, प्रथम, मध्यम और अंत। जो लास्ट वाला होता है जिसे हम क्या कहते हैं? अन्य पुरुष कहते हैं। तो अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है वह हो गया, है ना, यह हो गया। तो वह जो शब्द है यानी जो वह यहाँ पे सर्वनाम है ये पुरुषवाचक के अंतर्गत भी है लेकिन निश्चयवाचक के अंतर्गत भी आता है। लेकिन जब दोनों ऑप्शन में हो तो उस स्थिति में हमेशा निश्चयवाचक आपको रखना है। निश्चयवाचक ऑप्शन में नहीं होता तो पुरुषवाचक इसका सही आंसर होता। तो क्वेश्चन नंबर 17 का दीजिए जरा कि चमाचम शब्द है देशज, आगत, तत्सम या फिर तद्भव। तो क्या होगा कि चमाचम शब्द का अर्थ? देखिए, देशज है, आगत है, तत्सम है या फिर तद्भव है, क्या होगा इसका सही आंसर? तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, चमाचम की बात कर रहे हैं तो चमाचम आपको मिलेगा, ये मिलेगा दोस्तों आपको। चमाचम की बात करें तो देशज, चमाचम क्या है? एक देशज शब्द है और सरल शब्द है। क्वेश्चन नंबर 18 कि मनुष्य मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है। अब यहां पे बताइए कि मिश्र है, सरल है, विधि है और संयुक्त है। तो बताइए जरा इसमें से सही आंसर क्या होगा? बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पे आपको सिंपल लाइन दिखाई दे रही है, कहीं पर भी कोई योजक शब्द आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो यानी यहां पर ये हो गया गलत। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य होता है कि जहां पर कोई वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर रहता है, तो यह भी निर्भरता नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो बी है, क्योंकि सिंपल बात की गई, मोहन अच्छे खिलाड़ी होते हुए भी एक पढ़ने में तेज है, इसका मतलब है सरल वाक्य है। अब है क्वेश्चन नंबर 19 और इसका आंसर दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, देखिए, हिंदी को भारत की राजभाषा का गौरव प्राप्त है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो प्रश्न आया था उस समय शायद यूकेएसएससी ने फाइनल आंसर की में ये डिलीट किया होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं हिंदी को राजभाषा का जो दर्जा दिया गया था वो दिया गया था 14 सितंबर को। 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं था और आयोग ने उस समय जो इसका राइट आंसर माना था वो ऑप्शन नंबर सी यानी 1950 माना था। तो 1950 आप मान के चलना अगर 1949 ऑप्शन में नहीं है तो। अब है क्वेश्चन नंबर 20, मोहन ने केला और संतरा खाया। यह वाक्य है निषेध, प्रश्न, आदेश या फिर विधि। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा? मोहन ने केला और संतरा खाया, यह वाक्य है। तो देखिए, जहां पर सिंपल बात की जाए, निषेध का मतलब होता है नकारात्मक, तो नकारात्मक तो नहीं है, प्रश्न भी नहीं पूछा है, आदेश भी नहीं दिया है, तो विधिवाचक बिल्कुल सही है। जहां पर कहीं पर भी सिंपल कार्य की बात की जाए तो समझ जाइए कि वह क्या है? विधिवाचक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हिंदी के 20 क्वेश्चन हो चुके हैं और 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। और लास्ट में भी आपको बताना है कि यहाँ पे आपके जो यहाँ पे टोटल 100 नंबर है, क्या आपके 70 प्लस नंबर बन पाए हैं या फिर कोई ऐसे स्टूडेंट्स भी है जिनके 90 प्लस भी यहाँ पे बने हैं। तो बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना जिससे और स्टूडेंट आपसे मोटिवेट हो सके। तो यहाँ तक तो हो गया। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 21 और इसका आंसर दीजिए। तो दीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का, और पूछा गया है कि उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था। तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों, काफी अच्छा प्रश्न है और इसका आंसर दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो सी है यह बिल्कुल सही मिलेगा। और एक चीज दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना कि 2015 में पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था और यहीं पर ऐसा पूछा जाएगा कि उत्तराखंड की जो प्रथम जो पर्यटन नीति थी वो किस वर्ष आई थी। तो प्रथम जो पर्यटन नीति आई थी वो 2001 में आई थी। और यहीं पर अगर आपको पूछा जाए कि जो यहाँ पे राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है, क्या लिखा है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस आपको पूछा जाए कब मनाया जाता है, तो दीजिए दोस्तों जरा इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो सोचिए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की बात करें तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। और एक प्रश्न आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, यह आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो यहां तक ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 कि निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कि सबसे बड़ा अभ्यारण्य आपको पूछा है, यानी यहाँ पे बिहार पूछा है तो कार्बन नेशनल पार्क है, राजा जी है, नंदा देवी है या फिर केदारनाथ पशु विहार है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या है।
तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का। तो जी हाँ दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो आपको क्या मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो आपको मिलने वाला है ऑप्शन नंबर जो डी है, यानी केदारनाथ जो यहाँ पे पशु विहार है, ये बिल्कुल सही है। देखिए इसका जो आपको क्षेत्रफल मिलेगा कहीं पर थोड़ा अलग मिलता है, 957 मुख्यतः आपको सभी किताब में मिलेगा, कहीं पर 975 भी मिलता है, 975 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर। और यहीं पर बात करें 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। नंदा देवी की बात करें तो नंदा देवी का है 624 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर और 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। राजा जी की बात करें तो 1983 में इसकी स्थापना हुई थी और 1983 में स्थापना हुई थी। और क्षेत्रफल की बात करें तो 820 इसका वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इसका स्क्वायर है। तो यहां तक तो ये हो गया। और देखिए दोस्तों, यहां पे कुछ नेशनल पार्क है, इनके बारे में देख लीजिए। कार्बेट नेशनल पार्क 1936 में स्थापना, 520 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर का क्षेत्रफल है। टाइगर प्रोटेक्शन जो यहाँ पे सेवा है, यानी जो स्पेशल टाइगर फोर्स लगाई गई थी, वो 2013 में आया था, यानी फोर्स यहाँ पे पाटलिपुत्र इसके बीच में है। अच्छा, गोविंद वन्यजीव विहार की बात करें तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी, 1982 का क्षेत्रफल है। नंदा देवी आप यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, है ना, फूलों की घाटी यहाँ पर ये है। और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 14 जुलाई 2005 को इसे क्या दिया गया था, विश्व की यहाँ पे क्या दिया गया था, इसे विश्व के जो यूनेस्को साइट है वहाँ पे घोषित किया गया था। फिर यहाँ पे राजाजी नेशनल पार्क हो गया, 1983 में स्थापना, 820 इसका क्षेत्रफल हो गया। गंगोत्री की बात करें 1989 में स्थापना हुई थी, 2390 सबसे बड़ा है और उत्तरकाशी में यहाँ पर ये आप सभी जानते हैं। और प्रत्येक सिंगल विंडो यहाँ पर क्या है, ये सेवा हुई थी इसी नेशनल पार्क में। तो यहां पर दोस्तों ये सभी हो चुके हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 23 पे, और इसका आंसर दीजिए कि उत्तराखंड विधानसभा के एक सदस्य नामित किया गया जाता है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का है। तो देखिए दोस्तों, पुराना क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये मिलेगा आपको एंग्लो इंडियन समुदाय से। और एक चीज आपको अगर पूछा जाएगा कि एंग्लो इंडियन समुदाय किस अनुच्छेद में था, तो अनुच्छेद की बात करें, देखिए अगर विधानसभा में यहाँ पे नॉमिनेट की बात की जाए तो वह होता है आर्टिकल 333 के अंतर्गत। आर्टिकल 333 के अंतर्गत, अब वैसे हटा दिया गया शायद, लेकिन आर्टिकल 333 में था ये। और अगर यहाँ पे इसकी परिभाषा पूछी जाए कि एंग्लो इंडियन समुदाय की परिभाषा किस अनुच्छेद में है, तो ये आपको मिलेगा, आपको थोड़ा अपोजिट यानी इसका डबल कर देना है, आर्टिकल 366 2 में यहाँ पे क्या है, एंग्लो इंडियन की परिभाषा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पे कि पानीपत का प्रथम युद्ध, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए जरा। पानीपत का प्रथम युद्ध, देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था, बाबर राणा सांगा के बीच में, बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में, और बाबर राजपूतों के बीच में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में। अब देखिए दोस्तों, ये तो सभी को याद होता है कि पानीपत के युद्ध कब कब हुए थे, लेकिन आपको मंथ भी याद करना है और हो सके तो डेट भी याद कर लेना। और एक ट्रिक है, इसे ये आप याद करना, और वह ट्रिक क्या है, ANJ। देखिए ANJ कैसे याद करना है। देखिए पानीपत की बात करें, पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध, 3 युद्ध हुए थे पानीपत के। पहला युद्ध कब हुआ था, तो देखिए पहला युद्ध आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये हुआ था 1526 में। कब हुआ था, 1526 में हुआ था। और डेट की बात करें तो 21 अप्रैल को हुआ था। तो 21 अप्रैल को हुआ था, तो ए यानी यहां से हो गया अप्रैल। फिर देखिए जो दूसरा युद्ध हुआ था वो नवंबर में हुआ था, और ये हुआ था 1556 में। और तीसरे की बात करें तो ये हुआ था जनवरी 1761 में। तो देखिए आपको ऐसे याद करना है ANJ, यानी अप्रैल नवंबर जनवरी, अप्रैल नवंबर जनवरी, अप्रैल नवंबर जनवरी। 1526 सभी को मालूम है, 1556 भी सभी को मालूम है, और 1561 भी सभी को मालूम है। तो देखिए दोस्तों, इन्हें जरूर याद करना। पहला युद्ध हुआ था बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में, दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था, अकबर और किसके बीच में हुआ था, बताइए दोस्तों जरा, अकबर और किसके बीच में हुआ था दूसरा पानीपत का युद्ध, तो बताइए जरा। जी हां दोस्तों, महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। और तीसरे युद्ध की बात करें, जो तीसरा युद्ध हुआ था वो किसके बीच में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 24 ये हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25, और इसका आंसर दीजिए, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। देखिए साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, ये आपको पूछा है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए जो साइमन कमीशन है वो कब पहुंचा था, तो बताइए 1927, 1928 या फिर 1925, 1926, क्या होगा इसका सही आंसर। तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर इसके सही आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1928 इनका बिल्कुल सही है। देखिए एक है साइमन कमीशन की बात करते हैं। देखिए साइमन कमीशन की गठन की बात करें या स्थापना की बात करें, तो साइमन कमीशन की स्थापना की बात करते हैं या गठन की बात कर लेते हैं कि गठन कब हुआ था इस कमेटी का। तो गठन की बात करते हैं, तो गठन तो दोस्तों ये हुआ था नवंबर 1927 को। नवंबर 1927 को साइमन कमीशन बनाया गया था, और 1927 को जब नवंबर में बनाया गया था तो ये फरवरी अगले साल 1928 में भारत पहुंचा था।
तो यहाँ पे पूछा है कि कब पहुंचा था भारत, 1928 में पूछा था। गठन कब हुआ था, 1927 को हुआ था नवंबर में। तो इन फैक्ट को ध्यान रख लेना दोस्तों, ऐसे अक्सर आपको कंफ्यूज करता है। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो बताइए जरा कितनी है, तो बताइए जरा क्या होगा इसका सही आंसर। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत सरल है, ऑप्शन नंबर बी यानी 7756 मीटर है। कामेट की बात करें चमोली जनपद में मिलेगा, और चमोली जनपद के दोस्तों यहाँ पे कुछ पर्वत है, इनकी हाइट सहित आप याद करना, जैसे बद्रीनाथ 7140, इसके अलावा माणा पर्वत 7272, यहीं पर आपको दिखेगा कामेट पर्वत 7756, और यहाँ पर दोस्तों एक और ध्यान रखना है, त्रिशूल पर्वत 7120। तो देखिए 4 पर्वत आपको दिखाई दे रहे हैं, बद्रीनाथ, माणा पर्वत, कामेट पर्वत, त्रिशूल पर्वत, 7140, 7272, 7756, 7120। तो ये तो हो गए चमोली जनपद के कुछ पर्वत। फिर थोड़ा और नीचे आपको मिलेंगे नरनारायण पर्वत, यहाँ पे मिलेगा। फिर देवस्थान मुकुट पर्वत आपको मिलेगा। देखिए कैसे याद करना, नर नारायण आप सभी जानते हैं कि नर नारायण कौन है, यानी नर मतलब बोला जाता है अर्जुन को, नारायण किसे बोला जाता है, भगवान विष्णु को बोला जाता है। तो उन्होंने बद्रीनाथ में तपस्या की थी, तो जिन पर्वत में इन्होंने तपस्या की थी उन्हीं पर्वतों का नाम नर नारायण पर्वत। अब यहाँ पर नर नारायण है, देवता है, तो इसका मतलब यहाँ पे देवों का स्थान है, और देव है तो उनके सर पर मुकुट भी है। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो कि देवस्थान मुकुट पर्वत कहाँ पर है, चमोली जनपद में है। फिर देखिए नीलकंठ पर्वत यहाँ पर, फिर आपको कुछ और मिलेंगे, हाथी पर्वत हो गया है ना, गौरी पर्वत आपको मिलेगा, और फिर यहीं पर नंदा देवी 7 8 1 7 हो गया। फिर यहाँ पे नंदा घुंटी पर्वत भी है ना, ये थोड़ा नंदा घुंटी की बात करें तो पिथौरागढ़ और यहाँ पे चमोली दोनों जगह पर है, ये आधा आधा फेरा, ठीक है। तो यहाँ पे याद कर लेना, जैसे गंधमादन पर्वत हो गया और यहाँ पे द्रोणागिरी पर्वत हो गया। तो ये तो हो गए चमोली जनपद के पर्वत। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 और इसका आंसर दीजिए जरा कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 है, और इसका आंसर दीजिए कि क्या होगा इसका सही आंसर, कि उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने शुरू की थी। तो देखिए दोस्तों, दोनों क्वेश्चन का डिटेल आंसर देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए कि उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। सर्वाधिक जो वन क्षेत्र आपको मिलेगा वो तो मिलेगा आपको पौड़ी गढ़वाल में, यानी पौड़ी गढ़वाल में सबसे ज्यादा है। फिर पौड़ी गढ़वाल के बाद जो दूसरा स्थान है वो है नैनीताल का, और तीसरा जो स्थान आपको मिलता है वो मिलता है उत्तरकाशी का। तो क्षेत्रफल में सर्वाधिक जो वन आपको मिलेगा सबसे ज्यादा पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी ऑप्शन में नहीं है तो यहां पर ये कट गया। नैनीताल यह भी ऑप्शन में नहीं है तो ये कट गया, यानी उत्तरकाशी इसका बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आबकारी व्यवस्था की बात करें तो यह ट्रेल द्वारा शुरू की गई थी, और इसे आप ध्यान रख लेना, आबकारी व्यवस्था की शुरुआत ट्रेल द्वारा की गई थी, और यह आप ध्यान रखना कि आबकारी व्यवस्था किसने शुरू की थी, ट्रेल द्वारा यहाँ पे यह सेवा शुरू की गई थी। अब यहीं पर दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं जहां से प्रश्न बनते हैं। देखिए ट्रेल से क्या क्या प्रश्न बनते हैं वो आप यहाँ पे देखिए। आबकारी व्यवस्था की शुरुआत आपने देख ली 1822 के आसपास की थी। इसके अलावा कुछ और फैक्ट भी हैं, उन्हें आप जरूर ध्यान रखना कि अगस्त 1815 में असिस्टेंट कमिश्नर बना था, और 13 अप्रैल 1816 को ये कमिश्नर बना था। कहीं पर यह तिथि 1817 भी आती है। तो देखिए दोस्तों थोड़ा यहाँ पे ये विवाद है, लेकिन जो हमने आपको ये तिथि बताई है ये डॉक्टर RS टोलिया जी के बुक के अनुसार बताई है, तो यहाँ पर ये हो गया। फिर देखिए यहाँ पे कुछ और फैक्ट है, जैसे 1816 में संपूर्ण उत्तराखंड में डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी। फिर 1816 में अल्मोड़ा जेल की स्थापना, 1819 में 9 पटवारी पदों का सृजन किया था, तो सबसे पहले पटवारी पदों का सृजन इन्होंने किया था। 1821 में पौड़ी जेल की स्थापना, फिर कुली बेगार के लिए खच्चर सेना की स्थापना 1822 में, और यहीं पर देखिए कि 1824 में डबल लोक व्यवस्था की शुरुआत की थी, जो सरकारी खजाना वगैरह होता था उनकी सुरक्षा के लिए। फिर कुछ आगे है कि इन्होंने नेटिव डॉक्टर की स्थापना की थी, शुरुआत की थी अल्मोड़ा में 1833 में, यानी देसी चिकित्सक की शुरुआत। और फिर देखिए तीर्थ यात्रा के निर्माण में विशेष रुचि ली थी, जिस कारण इन्हें ईसाई होकर हिंदू होने का आरोप इन पर लगता है, और न दलील न वकील का कार्यकाल इन्हें कहा जाता है ना। और 1823 का जो 80 साला भू बंदोबस्त है, जो 5 साला भू बंदोबस्त था, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इसी के तहत सबसे पहले जो गांव की जो सीमा थी वो निर्धारित की गई थी। तो यहां पर ये था। अब देखिए जैसे फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं तो यहां से भी प्रश्न बनते हैं, और इन्हें नोट कीजिए। देखिए नैनीताल अगर आपको पूछा जाएगा कि वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी अति सघन वन में, तो अति सघन वन की बात करें तो पहला स्थान नैनीताल का, दूसरा स्थान यहाँ पे देहरादून का है, और सबसे कम अति सघन वन आपको मिलेगा हरिद्वार में। यहीं पर बात करें फॉरेस्ट कवर में, देखिए वह क्या था अति सघन वन में। अब यह टोटल फॉरेस्ट कवर में कि सबसे ज्यादा जो वन है वो कहां पर है, तो सबसे ज्यादा वन जो आपको मिलेगा वो पौड़ी गढ़वाल में, दूसरा नैनीताल में, तीसरा उत्तरकाशी में। और यही प्रश्न यूकेएसएससी ने यहां पे आपको पूछा है। और सबसे कम की बात करें तो उधम सिंह नगर में आपको मिलने वाला है। फिर देखिए यहां पे ये है अब फॉरेस्ट कवर प्रतिशतता के आधार पर। देखिए एक होता है कुल कवर क्षेत्रफल के आधार पर, और दूसरा है प्रतिशतता के आधार पर।
प्रतिशतता के आधार पर बात करें तो नैनीताल का पहला स्थान है और दूसरा स्थान चंपावत का है, जो थोड़ा अलग है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। क्योंकि चंपावत आप यह सोचोगे कि चंपावत छोटा है, यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन फॉरेस्ट कवर प्रतिशतता के आधार पर यहाँ पे दूसरा स्थान है। और उधम सिंह नगर लास्ट है और लास्ट सेकंड की बात करें तो हरिद्वार है। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दीजिए। नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत कहां से हुई थी? तो इसका आंसर दीजिए कि नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत कहां से हुई थी? हर की पौड़ी, ऋषिकुल, स्वर्गाश्रम या फिर देवप्रयाग? तो इसका आंसर क्या होगा? तो सोचिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो जी हाँ, इसका सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी यानी ऋषिकुल मैदान, इसका बिल्कुल सही है। अब देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में जो नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, अगर आपको ऐसा पूछा जाता है तो वह हुई थी 7 जुलाई को। बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है और यूकेएसएससी आपको पूछ भी चुका है। 7 जुलाई 2016 को उत्तराखंड में नमामि गंगे प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। और यहीं पर बात करें दोस्तों कि राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था गंगा को? तो 4 नवंबर को किया गया था, 4 नवंबर 2008 को। यह दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और यह आपको बार बार पूछे जाएंगे। देखिए दोस्तों, जो हम आपको व्याख्या करा रहे हैं ना, देख लेना जब एग्जाम होगा इस व्याख्या से या इस पेपर से आपको कम से कम 10 नंबर के आसपास क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अगर आप इसे कंप्लीट देखते हो और लास्ट तक देखते हो और इन फैक्टों को आप नोट करते हो जो हमने आपको यहां पे बताए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30 और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा है कि उत्तराखंड राज्य में बेलमती चौहान और हंसा धनाई जानी जाती है। तो देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं इसका आंसर क्या है। तो बेलमती चौहान और हंसा धनाई शहीद हुई थी, यानी वो क्या है? उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। यहीं पर आपको पूछा जाए जैसे खटीमा कांड कब हुआ था बताइए जरा। इसके अलावा मसूरी कांड कब हुआ था बताइए जरा। मसूरी कांड कब हुआ था, खटीमा कांड कब हुआ था, दोनों की तिथि बताइए। और यहीं पर बात करें रामपुर तिराहा कांड, तो इन तीनों का आंसर बताइए। रामपुर तिराहा कांड, रामपुर मसूरी कांड और खटीमा कांड। तो देखिए, खटीमा कांड की बात करें तो ये हुआ था 1 सितंबर को, 1 सितंबर 1994 को। और 1 सितंबर 1994 के लिए ही हम क्या मानते हैं? कुमाऊं दिवस भी मनाते हैं। तो 1 सितंबर को कुमाऊनी दिवस हो गया। मसूरी कांड की बात करते हैं तो अगले दिन यानी 2 सितंबर 1994 को, तो इस दिन हम गढ़वाल दिवस मनाते हैं। तो यानी यहां पर ये हो गया। फिर रामपुर तिराहा कांड की बात करें जिसे मुजफ्फर कांड के नाम से भी जानते हैं, ये 2 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था, 2 अक्टूबर 1994 को। तो इन फैक्ट को ध्यान रखना, यह भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहां पर ये हो चुके हैं। अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 और इसका आंसर दीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता कितनी है? अब एक चीज दोस्तों आप यहां पे नोट कर लीजिए, जो जनगणना वाला पॉइंट है ना, इसे आप पढ़ के जाना। 1 नंबर आपको हर एग्जाम में ये दिलाकर जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जनगणना। एक प्रश्न अक्सर बनता है एक एग्जाम को छोड़कर, तो ध्यान रखना जनगणना काफी इंपॉर्टेंट है। और पुरुष साक्षरता की बात की गई है कि कितना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 31 का? तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर जो डी है 82.14। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर दोस्तों हम बात करें साक्षरता की। देखिए यहाँ पे साक्षरता पूछी है ना, तो साक्षरता की बात करते हैं तो हम साक्षरता की बात करते हैं पहले भारत की नजर से। देखिए भारत की बात करते हैं तो सबसे पहले एक चीज देखिए, सबसे पहला है यहाँ पे मेल की बात करते हैं, फिर फीमेल की बात करते हैं और फिर यहाँ पे टोटल की बात करते हैं। तो पुरुष साक्षरता यानी मेल साक्षरता की बात करें तो कितना है, ये आपने देखा 82.14 2011 की जनगणना के अनुसार। महिला साक्षरता कितनी है भारत में? महिला साक्षरता है दोस्तों 65.46%। और टोटल की बात करें तो यह मिलेगा आपको लगभग 74.04%। तो यह तो हो गया भारत में। और यहीं पर साक्षरता की बात करें उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में अगर हम यहां पर बात करें, मेल हो गया, फीमेल हो गया और टोटल यानी कुल हो गया। तो देखिए मेल की बात करते हैं तो मेल की बात करें तो यह 87 पॉइंट यानी 87.4%। फीमेल की बात करें यानी महिलाओं की बात करें तो कुल 70% है। और यहीं पर टोटल की बात करें दोस्तों तो यह है 78.82%। इन्हें आप अभी याद करना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आते भी होंगे आपको, अगर आते हैं तो रिवाइज करना, नहीं आते तो याद करना। टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है, इसका आंसर बताइए। देखिए टिहरी बांध आपको पूछा है, टिहरी बांध की जो हाइट है दोस्तों वह मिलेगी ऑप्शन नंबर जी हाँ ऑप्शन नंबर बी यानी 260। इसका बिल्कुल सही है। यहां पे देखिए दोस्तों, देखिए जैसे यहां पे आ रही है, ऊपर से आ रही है यहां पे भागीरथी नदी, और भागीरथी नदी पे गणेश प्रयाग नामक स्थान पर यहां पे आपको टिहरी डैम मिलेगा। ठीक है, और टिहरी डैम से नीचे आपको कोटेश्वर डैम मिलेगा जो भागीरथी नदी है उसी पर है ना। तो यह भी आप देख लेना। और यहीं पर बात करें, यहां पर अगर टिहरी की बात करें, टिहरी डैम की, तो स्वीकृति 1972 में योजना आयोग द्वारा दी गई थी।
1978 में सिंचाई विभाग द्वारा इसका कार्य शुरू किया गया था। यहां पे ये जितने पॉइंट लिखे हैं ना दोस्तों, हर एक पॉइंट यूकेएसएससी ने आपको पूछे हैं, तो यह ध्यान रखना। और 1978 में इसने कार्य करना शुरू किया था। शुरुआती क्षमता 600 मेगावाट की थी। यह प्रश्न भी यूकेएसएससी ने पूछा। टिहरी बांध विरोधी समिति बनाई गई थी विद्यासागर नोटियाल की अध्यक्षता में 1978 में। यह प्रश्न भी यूकेएसएससी ने पूछा है। डिजाइन जेम्स ब्रून ने दिया है। टीएचडीसी की स्थापना 12 जुलाई को हुआ है। और एक प्रश्न मैं आपके लिए देता हूं और हर बार देता हूं कि टीएचडीसी ने कार्य करना कब से शुरू किया था, इसका आंसर आप बताना। तो यहां पे ये हो गया। अब है अगले क्वेश्चन और इसका आंसर दीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर 33, गोरखाओं ने गढ़वाल पर कब आक्रमण किया था? पहला आक्रमण। तो पहला आक्रमण कब किया था बताइए जरा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा। तो जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 1791 में किया था। पहला जो आक्रमण किया था 1791 में किया था, जिसे लंगूर गढ़ी के युद्ध के नाम से जानते हैं। और अगले साल 1900 यानी 1792 में क्या हो गया था? 1792 में लंगूर गढ़ की संधि भी हुई थी। राजा कौन था? प्रद्युम्न शाह था गढ़वाल का। क्वेश्चन नंबर 34 इसका आंसर दीजिए। गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई? तो बताइए कब की गई, जरा बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जी हां दोस्तों, ये आपको मिलेगा 1699। ऑप्शन नंबर डी है, यह बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 है, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना। तो यह प्रश्न तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था और यह क्या था? 1983 था, है ना। देखा था हमने 1983 था। 820 यहां पर इसका क्या था? कुल क्षेत्रफल था। और एक चीज दोस्तों जो काफी इंपॉर्टेंट है वो यहां पर यह है कि 15 अप्रैल 2000, बताइए कब किस वर्ष से टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? 2015, 2016 या 2017? तो 15 अप्रैल 2000। तो सोचिए दोस्तों, हाँ 2015 को क्या घोषित किया गया था? राजाजी नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ध्यान रखना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर यहां पे 36 है, भारत में पूर्वी घाट की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? देखिए पूर्वी घाट की बात की गई, यानी यहां पे ये हो गया और यहां पर आपको बात की गई है पूर्वी घाट में। तो पूर्वी घाट में सबसे बड़ी कौन सी है? तो वह मिलेगी आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी महेंद्रगिरी। और महेंद्रगिरी आपको कहां पे मिलेगा? जी हां दोस्तों, ये आपको मिलेगा ओडिशा में। कहां पे मिलेगा? ओडिशा में। अब देखिए दोस्तों, यहां पे एक चीज ध्यान रखिए, जैसे आपको पूछा जाए यहां पे, देखिए ये तो आपने देख लिया है, ये है अन्नाईमुड़ी और एक होता है दोस्तों यहां पे डोडा वेटा। कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट और इस कंफ्यूजन को आप यहीं पे क्लियर कीजिए। देखिए डोडा वेटा की बात करें तो ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी है? नीलगिरी। जो नीलगिरी पहाड़ी है ना, साउथ में जो केरल में भी है, बहुत जगह फैली हुई है, तमिलनाडु केरल में। तो देखिए नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा वेटा, जिसकी हाइट कितनी है? 2633 मीटर। कितनी है? 2633 मीटर है। और अन्नाईमुड़ी की लंबाई ऊंचाई की बात करें, हाइट की बात करें तो इसकी है 2695। तो इन फैक्ट को ध्यान रखना। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। तो इन फैक्टों को ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन नंबर 37, 1990 में कैलेंडर वही होगा जो होगा। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर मिलेगा 1996। देखिए कैलेंडर का रिपीटेशन कब होता है? देखिए कैलेंडर का रिपीटेशन आप ध्यान रखना दोस्तों, ये होता है 11 और या फिर आप 6 ऐड करना, 11 और 6 ऐड करना। अगर देखिए दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान रखना 11, 6 और 28। देखिए एक चीज ध्यान रखना, अब आप यहाँ पे देखोगे अगर लीप ईयर है, क्या है? लीप ईयर है, यानी जो 4 से डिवाइड हो जाता है जो ईयर, अगर लीप ईयर है तो इसका मतलब समझ जाना कि उसमें अगर जो नेक्स्ट ईयर आएगा, जो रिपीट होगा, वो 28 साल बाद होगा। लेकिन अगर लीप ईयर नहीं है तब या तो 11 जुड़ेगा या फिर 6 जुड़ेगा। तो देखिए जो भी ऑप्शन में हो उस हिसाब से आप करना। अगर 6 ऑप्शन जैसे 90 है तो देखिए 90 क्या है? एक लीप ईयर नहीं है, तो इसका मतलब 28 तो हम इसमें जोड़ेंगे नहीं, तो ये वाला पॉइंट आपने हटा दिया। अब देखिए दूसरा क्या हो सकता है। अब ऑप्शन में आपके पास बचे हैं और देखिए एक है 11 और 6। अगर लीप ईयर नहीं है तो सामान्यतः 6 जोड़ा जाता है या फिर 11, या तो 6 साल बाद रिवाइज होगा या फिर 11 साल बाद रिपीट होगा। तो 6 साल जोड़ते हैं 90 में तो 96 आएगा। तो 96 आएगा मतलब 96 में क्या होगा? रिपीट होगा। तो 96 में ये रिपीट होगा। तो ऐसे याद कर लेना। तो ऑप्शन के अनुसार करना, 6 यहां पर जुड़ जाएगा तो 90 इसका बिल्कुल सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 38, इसका आंसर दीजिए। स्कंद पुराण में नंदन कानन किस बुग्याल का नाम था? तो बताइए नंदन कानन किस बुग्याल का नाम था? तो बताइए जरा किस बुग्याल का नाम था? तो बताइए नंदन कानन किस बुग्याल का नाम था? तो जी हाँ दोस्तों, इसकी बात करिए फूलों की घाटी है और फूलों की घाटी इसका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर यानी जो यहाँ पे सी है यह बिल्कुल सही है। आप सभी इसका ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। और यहीं पर फूलों की घाटी की बात करें 14 जुलाई को, 14 जुलाई दोबारा से याद करा रहे हैं दोस्तों, 14 जुलाई 2005 को, 14 जुलाई 2005 को क्या किया गया था? इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में
यहाँ पे शामिल किया गया था। और जो मार्गरेट लेक थी उनकी यहाँ पे फिसल कर मृत्यु हुई थी और उनकी मृत्यु होने पर यहाँ पर क्या हुआ, इनकी समाधि भी है। तो यहाँ पर ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 39 और इसका आंसर दीजिए कि संविधान संशोधन के प्रावधान का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 300 यानी 367 और अनुच्छेद 368। तो संविधान संशोधन किस में है? तो सभी जानते हैं 368 में है। ऑप्शन नंबर जो डी है यह बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 40, दिए गए ग्रेड का चिन्ह के स्थान पर दिए। देखिए यहां पे दोस्तों ये पूछा है कि आपको यहां पे बताना है कि यहां पे कौन सा आएगा। रीजनिंग वाला क्वेश्चन है और सरल क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पे देखिए ABCDEF GH, तो यहाँ पे क्या आएगा? H आएगा। और यहाँ पे आप देखिए R, तो यहाँ पे क्या गया? S, फिर TUVWXYZ, तो R और यहाँ पे क्या आएगा? S, यानी HS। ऑप्शन नंबर जो सी इसका बिल्कुल सही है। सिंपल सा प्रश्न है, यानी यहाँ पे उन्होंने कैसे किया? AB यानी इसका अपोजिट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहीं पर आप इसे आसानी से कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे साफ पता चल रहा है ABC, फिर DEFGHI, ऐसे अगर बात करें ZYXWVUTSR, यानी उल्टे में लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 41 और इसका आंसर दीजिए। दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है। दूनागिरी ग्लेशियर कहाँ पे मिलेगा? तो बताइए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, हमने देखा था दूनागिरी जो पर्वत था वो कहाँ पे था? चमोली जनपद में था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 का दीजिए, ये हमने सबसे पहले डिस्कस कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 22 के राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक नाबार्ड की स्थापना तो कब हुई थी? बताइए जरा कब हुई थी? तो जी हाँ दोस्तों, तो यह जो हुई थी ये हुई थी 12 जुलाई 1982 को। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को शिविरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी, जो मार्च 1979 को बनाई गई थी। और 1979 नवंबर दिसंबर के आसपास इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी और उसी के बाद 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहां पर है इसका? मुंबई में आपको मिलने वाला है। तो यहां तक तो आपने देख लिया है। अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर की 43वां है कि उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो कितने हो सकते हैं बताइए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 15%। देखिए दोस्तों, एक हुआ था 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन 2003, उसके तहत बता दिया गया कि जो लोकसभा है और विधानसभा है वहां पे मैक्सिमम 15% ही क्या हो सकते हैं? मंत्री पद चुने जा सकते हैं। तो 15% हो सकता है। और हमारा अगर बात करें जो हमारी टोटल जनसंख्या है, यानी जो टोटल विधानसभा सीटें हैं उसका 15% की बात करें तो लगभग 12 के आसपास बैठेगा। तो यही इसका बिल्कुल सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 और इसका आंसर दीजिए कि एक आकृति जो निम्न श्रृंखला में है, बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा? HLP FCJGNK और यहाँ पे लास्ट में क्या होगा? ABCD। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए जरा। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखिए इनका आप कर्म देखिए H यहाँ पे बात की गई है। तो H का मतलब होता है 8, यानी आप नंबर में देखोगे। L की बात करें, L का मतलब होता है 12। और P की बात करें तो P का मतलब कितना होता है? P का मतलब होता है यहाँ पे 16। ठीक है, यानी 8, H यानी 8 हो गया। लोयन यानी लोयन को देखकर 12 बज गए। और 16 की बात करें तो यानी प्रिंस यानी 16, जो प्रिंस है वो 16 का है, क्वीन 17 की है। तो देखिए ये नंबर दिया है उन्होंने, नंबर के हिसाब से यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। तो 8, 16, 12, यानी देखिए 8, 4, 12, 12, 4, 16 इस क्रम में बना है। तो यानी 16, 4 कितना होता है? 20। तो 20 यहाँ पर आएगा। तो 20 का मतलब होता है 20 कौन से नंबर पर होता है? टी के नंबर पर होता है। देखिए दोस्तों, अगर आप ये सोचते हो कि यहाँ पे नंबर कैसे आएगा, ये सिंपल यहाँ पे क्रम है। आपने देखा होगा ABCD है ना, यानी इसका नंबर 1, इसका नंबर 2, इसका नंबर 3, इसका नंबर 4, इसी प्रकार से ये नंबर होते हैं। तो इसी क्रम में यहाँ पे ये कर्म सीरीज है और इसी को आप सोल्व करोगे तो लास्ट में देखोगे 20 आएगा। यानी इसके बाद 8, 4, 12, 12, 4, 16, 16, 4, 20, 20 का मतलब है टी पे आता है। और आपका जो इसका राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 ये हो चुका है। अब है यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए कि पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है। कहां से होता है पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम? पिंडारी से, नामिक से। देखिए याद कैसे करना है, देखो राम नाम, राम नाम, राम नाम। तो राम नाम मतलब नामिक, तो राम जी का नाम है तो नामिक। तो नामिक ग्लेशियर इसका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो डी है वह बिल्कुल सही है। और कहां पर मिलेगा? पिथौरागढ़ जनपद में मिलेगा, है ना। और एक प्रश्न दोस्तों, पूर्वी रामगंगा की आपको लंबाई बतानी है कि इसकी लंबाई कितनी है। तो ये आपको याद करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, पूर्वी रामगंगा, काली नदी और जो सरयू है, गोमती है, इनकी लंबाई आपको याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 46 है और ये दीजिए कि एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 में विजेता कौन रहे। तो विजेता कौन थे इसका आंसर आपको बताना है। तो विजेता कौन थे देखिए दोस्तों, बताइए जरा।
देखिए एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 की बात करें तो इसके जो विजेता थे दोस्तों वह लक्ष्य सेन थे। कौन थे? लक्ष्य सेन थे। लक्ष्य सेन कहां से थे? लक्ष्य सेन की बात करें कहां से है? अल्मोड़ा से है। और कोसी नदी के ये क्या है? ब्रांड एम्बेसडर भी है, कोसी नदी को प्रमोट करने वाले। तो देखिए यहां पर ये हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 47 और इसका आंसर दीजिए। हड़प्पा सभ्यता में पुरातत्व की किस स्थान पर जुते हुए खेत हमें साक्ष्य मिला है? तो जुते हुए खेत का साक्ष्य तो कहां से मिला है? जुते हुए खेत का साक्ष्य तो बताइए जरा। तो जी हां दोस्तों, ये मिला है हमें कालीबंगा से। और कालीबंगा आप सभी जानते हैं कहां पर है? ये आपको मिलेगा हनुमानगढ़ जिला। कहां पे मिलेगा? हनुमानगढ़ जिला। हनुमानगढ़ जिला कहां पे? राजस्थान में। कहां पे मिलेगा? राजस्थान में मिलेगा। कालीबंगा कहां है? काली चूड़ियों के लिए फेमस है। हनुमानगढ़ जिला में आपको मिलेगा। जुते हुए खेत का साक्ष्य आपको मिलता है। और बीबी लाल बी के थापड़ द्वारा यहां पे क्या किया था? उत्खनन का कार्य करवाया गया था। और देखिए दोस्तों, कालीबंगा की बात करते हैं तो कालीबंगा से हमें यज्ञवेदिका भी मिले, बहुत सारी चीजें मिली हैं। तो इन्हीं फैक्टों को आप ध्यान रखना। और यहीं पर कुछ और फैक्ट हैं, जैसे मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, मृतकों का टीला कहा जाता है। बनावली की बात करें तो बनावली से हमें मिट्टी का एक हल प्राप्त हुआ है ना। तो इन फैक्ट को भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48वां है और इसका आंसर दीजिए कि होम रूल लीग में की स्थापना उत्तराखंड में कब हुई थी? तो देखिए उत्तराखंड की बात करें तो 1914 में हुई थी। और यहीं पर दोस्तों अगर आपको ऐसा पूछा जाएगा तो यह तो हुई थी अल्मोड़ा में। कहां पे हुई थी? अल्मोड़ा में। और देहरादून में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1918 में हुई थी और स्वामी विचारानंद सरस्वती जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो इन्हें ध्यान रखना दोस्तों। और एक आपको ऐसा पूछा जाएगा कि होम रूल लीग वैसे जो इसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1916 में बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा पुणे में। और मद्रास की बात करें तो मद्रास में 1916 में एनी बेसेंट ने की थी। 1914 थोड़ा विवादित तिथि लगती है क्योंकि जब होम रूल लीग की स्थापना हुई थी भारत में 1916 में हुई थी, तो 1914 यहां पे कैसे हो सकता है? तो खैर आयोग ने इसका आंसर 1914 माना है। आप भी यही मानोगे और किताबों में भी 1914 ही आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 49, उत्तराखंड की प्रथम उल्लेख किस धर्म में मिलता है? तो बताएं दोस्तों कहां पे मिलता है? और ये सरल क्वेश्चन है तो इसका आंसर दीजिए। तो जी हां दोस्तों, ऋग्वेद में मिलता है। कहां पे मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। तो ध्यान रखना कहां पे मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और यह काफी अच्छा और सरल प्रश्न है। तो यहां तक तो दोस्तों ये हो चुका है। अब दीजिए क्वेश्चन नंबर 50 का। बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस क्षत्रिय शासक ने भूमि दान दी थी? तो भूमि दान किसने दी थी यह आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों किसने दान दी थी? तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर अगर ऑप्शन के अनुसार बात करें तो ललित सूर्यदेव आयोग ने माना था। और यहीं पर दोस्तों अगर ललित सूर्यदेव ऑप्शन में ना हो तब आपको ध्यान रखना है वो है पद्मदेव। पद्मदेव का हमें अभिलेख मिलते हैं जिसमें उन्होंने बद्रीनाथ मंदिर को भूमि दान में दिया था। तो इन फैक्ट को ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 51 है और इसका आंसर दीजिए कि झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जनपद में है? झिलमिल ताल, तो झिलमिल ताल कहां पर है दोस्तों? तो बताइए जरा झिलमिल ताल कहां पर है? तो बताइए दोस्तों, झिलमिल ताल की बात करें तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर जो डी है यानी चंपावत। यह बिल्कुल सही है। कहां पर है? चंपावत में है। कहां पर है? चंपावत में है। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर दीजिए कि प्रथम दो तर्कों के आधार पर तीसरे वृत्त के अंदर कौन सी संख्या होगी? तो इसका सही आंसर दीजिए जरा क्या होगा? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों इसका आंसर कैसे होगा? देखिए इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो 884 आपको मिलेगा। और कैसे मिलेगा? ये मिलेगा आपको जैसे इन सभी को जोड़ दिया है, यानी 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 4 14। तो 14 का स्क्वायर कर दिया कितना आएगा? 196 आ गया। सेम यहाँ पर ऐसा कर दिया, इन सभी को जोड़कर इनका स्क्वायर कर दिया। और यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर भी अगर आप ऐसे करोगे जैसे हो गया 6 4 10, 9 और 3 की बात करें यानी कितना हो गया? 9 और 3 की बात करें तो कितना हो गया? 22 हो गया। और 22 का आप स्क्वायर करोगे कितना हो गया? 484 आ गया। 484। तो ऐसे में आपको यह प्रश्न सोल्व करना था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 है, इसका आंसर दीजिए कि एक पुरुष का परिचय कराते हुए महिला ने कहा कि इसकी माता मेरे पिता के इकलौती पुत्र है। पुरुष महिला से किस प्रकार का संबंध है? तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या होगा जरा बताइए। तो सोचिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सोचने का समय है आपके पास। सोचिए जरा इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो सोचिए। तो जी हाँ दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसका जो क्रम बनेगा दोस्तों वो कुछ इस प्रकार बनेगा, आप इसे सोल्व करना। यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, यानी यहाँ पे पुत्र आएगा, यहाँ पर वो महिला आएगी और यहाँ पे क्या आएगा? वो पिता आएंगे। तो इसका जो संबंध आएगा वो क्या आएगा? यानी इसका संबंध इससे क्या आएगा? पुत्र से आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल सही है। आप इसे आराम से कर लेना, ठीक होते हैं क्वेश्चन, हो जाते हैं आराम से सोल्व, अगर थोड़ा टाइम लेते हैं लेकिन हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है कि मेमोरी में किसका उपयोग डाटा को स्थायी रूप से, देखिए स्थायी रूप यानी परमानेंट मेमोरी की बात की गई है। तो परमानेंट मेमोरी में क्या आएगा बताइए जरा कि मेमोरी में किसका उपयोग डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, कैश या फिर रजिस्टर? तो प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी का होता है, या फिर बताइए किसका होता है? कैश का होता है, रजिस्टर का होता है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, ये आपको मिलेगा प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, यानी ये जो स्थायी यानी परमानेंट के रूप में हो जाती है। 55 की बात करते हैं।
निम्नलिखित में से नंदा देवी मंदिर के निकट किस ताल कर है? तो नंदा देवी जो ताल है वो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बैनीताल के निकट मिलेगा। तो कहां पे मिलेगा? ये आपको मिलेगा बैनीताल में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 56 और इसका आंसर दीजिए जरा। पुडुचेरी की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक। देखिए पुडुचेरी की यानी आपको पूछा है पांडिचेरी की, तो पांडिचेरी की जो प्रथम पुलिस महानिदेशक महिला है वो कौन है? तो बताइए, कंचन चौधरी भट्टाचार्य, सुंदरी नंदा, नीलमणि एस राजू। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बात करें तो इसका सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सुंदरी नंदा और नीलमणि एन राजू की बात करें तो यह कहाँ की है? यह कर्नाटक की प्रथम महिला है, यानी प्रथम महिला जो पुलिस महानिदेशक है। और कंचन भट्टाचार्य की बात करें तो यह उत्तराखंड की प्रथम महिला महानिदेशक थी पुलिस की। अब है यहाँ पे 57, सिमलीपाल जीव अभ्यारण्य की बात की गई है। तो सिमलीपाल जीव अभ्यारण्य, तो सिमलीपाल कहाँ पे मिलेगा बताइए जरा। तो बताइए दोस्तों ये कहाँ पे मिलेगा? तो जी हाँ दोस्तों, सिमलीपाल की बात करें तो आपको मिलेगा ओडिशा में। ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 58 कि किस ग्रिड में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर संख्या होगी? तो यहां पर क्या होगा इसका आंसर बताइए और किस ट्रिक से इसे सोल्व किया गया है? तो बताइए दोस्तों कैसा होगा। देखिए दोस्तों अगर इसे सोल्व करने की बात की गई है तो कैसे इसे सोल्व किया गया है? तो देखिए सोल्व करने के बाद दोस्तों यहां पे अगर बात करें इसकी तो सिंपल किया गया है, यानी यहां पे 11 × 9 यानी कितना हो गया? 90 हो गया, 99 हो गया। 99 - 10 कितना हो गया? 89 हो गया। तो यह कर्म सभी का है। 12 × 12 यानी कितना हो गया? 144 और 144 - 10 कितना हो गया? 134। तो 134 यानी ऑप्शन नंबर डी ये आएगा। ऐसी बात करें 13 × 10 कितना हो गया? 130 और 130 - 10 की बात करें कितना हो गया? 120। तो ऐसे में इसे सोल्व किया गया है। तो यहां पर ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 59 कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बताइए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए दोस्तों इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर आपको मिलने वाला है वो मिलेगा गोदावरी। इसका बिल्कुल सही है। और गोदावरी की बात करें दोस्तों तो गोदावरी की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे पेनगंगा। पेनगंगा किसकी सहायक है? गोदावरी की है। मंजरी की बात करें, पेनगंगा, मंजरी, प्राणहिता, तो यह जो सहायक है किसकी है? ये है गोदावरी की। इंद्रावती, तो पूछा जाएगा कि इंद्रावती किसकी सहायक है? गोदावरी की है। पेनगंगा, मंजरी, प्राणहिता, गोदावरी की। तो क्वेश्चन नंबर 59 का बी राइट आंसर है। सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो सबसे तेज मेमोरी कौन सी है इसका आंसर दीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या होगा? तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या होगा? तो बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या होगा? तो जी हाँ दोस्तों इसके सही आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कैश मेमोरी। इसका बिल्कुल सही है। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कैश मेमोरी है। 61वां क्वेश्चन है कि मेघदूत का कुमाऊनी पदों का अनुवाद किसने करवाया था? तो मेघदूत का कुमाऊनी अनुवाद, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर दीजिए जरा। इसका सही आंसर क्या होगा? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो जी हाँ दोस्तों मेघदूत की बात करें तो इसका सही आंसर आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा लीलाधर जोशी जी। तो क्या है? ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल सही है। तो इस का आपको ध्यान रखना है, मेघदूत का जो कुमाऊनी में अनुवाद करवाया था लीलाधर जोशी जी ने करवाया था। अब है क्वेश्चन नंबर 62 और इसका आंसर दीजिए होप मिशन। देखिए होप मिशन करंट अफेयर का था उस समय का और काफी चर्चा में रहा था। तो होप मिशन की बात करें तो 2021 में था। तो मंगल ग्रह पर भेजे जाने की घोषणा की थी और किसने की थी? तो वह की थी यूएई ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। यूएई बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 63 निम्नलिखित में से विकल्पों में से गांधी जी की सामाजिक विचारधारा संबंधित है? अस्पृश्यता निवारण, सांप्रदायिक एकता, महिलाओं की दशा सुधारना, उपयुक्त सभी। तो गांधी जी अच्छी बातें करते थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। इन सभी की उनके वो थी विचार थे। देहरादून फुटबॉल अकादमी, तो देहरादून फुटबॉल अकादमी की स्थापना कब हुई थी बताइए जरा। तो देखिए देहरादून फुटबॉल अकादमी की बात करते हैं तो देहरादून फुटबॉल अकादमी की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना हुई थी 2011 में। और यहीं पर आपको पूछा जाएगा कि खेल अकादमी उत्तराखंड में, तो खेल अकादमी अगर आपको पूछा जाए तो यह था 2001 में और 2011 में देहरादून फुटबॉल अकादमी। अच्छा डीएवी की बात करें, डीएवी कॉलेज की देहरादून में 1902 में हुई थी, ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी ने की थी, है ना। और राजीव गांधी स्टेडियम की बात करें तो दिसंबर 2016 में इसका उद्घाटन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 65 और इसका आंसर दीजिए जरा कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर के कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 65 और इसका आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर में कच्चे माल के, देखिए कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर में जो सबसे प्रयोग होता है वो होता है सीमेंट के रूप में, यानी सीमेंट के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो ए है दोस्तों यह बिल्कुल सही है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बात की गई चूने पत्थर की, है ना। तो एक चीज दोस्तों ध्यान रखना, जो कालसी का मंदारम है, यानी कालसी का जो देहरादून का जो कालसी का जो मंदारम क्षेत्र है, मंदारम
कालसी का मंदारम क्षेत्र, बाराकोट क्षेत्र, बाराकोट, कालसी व मंदारम कोट जो क्षेत्र है यहाँ पे मंदारम और बाराकोट क्षेत्र वाला, ये किसके लिए फेमस है? ये किसके लिए है? चूना पत्थर के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि मंदारम बाराकोट किस लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो यह तो सरल क्वेश्चन है, आप सभी इसका आंसर देंगे। तो जी हाँ दोस्तों, ये मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी, उदयन ने की थी। और पाटलिपुत्र की बात करें, वर्तमान नाम क्या है? पटना इसका वर्तमान नाम है। तो पटना इसका वर्तमान नाम है, पाटलिपुत्र उदयन ने इसकी की थी, है ना, उदयन द्वारा इसकी स्थापना की थी। और अजातशत्रु की बात करें तो इसका एक नाम कुणिक है। कई बार पूछा गया है कि कुणिक उपनाम किसका है? अजातशत्रु का है। 67 इसका आंसर दीजिए, जरा सोचिए इसका आंसर क्या होगा। ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है कि रेड का 6720 लिखा जाता है, तो ग्रीन को कैसे कोड किया जाएगा? देखिए यहाँ पे लिखा है 670, RED बराबर क्या लिखा है? 6720। तो अब बताइए कि हमने क्या लिखना है? ग्रीन लिखना है। तो GREEN, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए जरा। तो देखिए दोस्तों, इसे कैसे किया है आपको बता दें कि इन्होंने इसे थोड़ा अपोजिट कर दिया है। क्या कर दिया है? अपोजिट कर दिया है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे लिख लिया है DER, तो यानी यहाँ पे लिख दिया है। और यहाँ पर अगर आप इनका नंबर लिखते हैं, देखिए R का मतलब क्या होता है? नंबर में आपको याद होना चाहिए। R का मतलब क्या होता है दोस्तों? R का मतलब बताइए जरा। देखिए जैसे D की बात करें, D का मतलब होता है 4, ABCD, D का मतलब 4 होता है, E का मतलब 5 होता है, P का मतलब होता है प्रिंस 16, क्वीन 17। R की बात करें तो R का मतलब कितना होता है? R का मतलब होता है 18। तो 4, 5, 18 यानी ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो ये हो गया, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया है? इन सभी में +2 किया है, और +2 करने के बाद आंसर आया है। 18 में +2 किया 20, 5 में +2 किया 7, 4 में +2 किया 6, तो 6, 7, 2, 0 ऐसे करके इसका आंसर आया। तो सेम यहां पर भी होगा। इसका मतलब देखिए उल्टा कीजिए, N हो गया, E हो गया, इसके बाद R हो गया, और यहां पर G हो गया। तो देखिए N का मतलब क्या होता है? देखो M का मतलब 13, तो N का मतलब 14 हो गया। और E की बात करें 5, R की बात करें 18, और G की बात करें G7 यानी 7 ये होता है। अब इसमें डबल 2 जोड़ दीजिए, यानी 7 की बात करें, 7 में 2 जोड़ा तो 9, 18 में 2 जोड़ा तो 20, 5 में 2 जोड़ा तो 7, 5 में 2 जोड़ा तो 7, और 14 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया? 16। 16, 77, 20, 9, 16, 77, 20, 9, 16, 77, 20, 9। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसे सोल्व होना है। क्वेश्चन नंबर 68 इसका आंसर दीजिए जरा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला तो कौन सा है जरा बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाली बात करें तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या आपको मिलेगी देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। और ऐसा प्रश्न यूपीएससी से आपको बार बार पूछता है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या आपको कहां पे मिलेगी? देहरादून में मिलने वाली है। सबसे कम बागेश्वर में मिलेगी, है ना। अब है यहाँ पे 69 कि कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। फायरवॉल का किस लिए किया जाता है? तो जी हाँ दोस्तों, फायरवॉल की बात करें तो सुरक्षा के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। बद्रीनाथ मंदिर में विभाजित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या होगा? बद्रीनाथ मंदिर को विभाजित किया गया है 2 भाग में, 6 भाग में, 3 भाग में या फिर 4 भाग में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या होगा बताइए जरा। 2, 6, 3 या फिर 4। तो 70 का राइट आंसर क्या होगा बताइए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर की बात करें तो वो मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, 3 भागों में। तो शायद पहले आयोग ने इसका 4 माना था, लेकिन जो फाइनल आंसर किया आई थी उसमें क्या मान लिया था? 3 इसका सही है। तो बद्रीनाथ मंदिर का विभाजित किया गया है 3 भागों में। तो फाइनल आंसर की के अनुसार ये आंसर की है। काठगोदाम किस नदी के तट पर है? तो इसका आंसर दीजिए काठगोदाम। तो 71 का आंसर क्या होगा? तो काठगोदाम की बात करें दोस्तों तो ये आपको मिलेगा गोला नदी के तट पर, जो काफी इंपॉर्टेंट है ना। और काठगोदाम की बात करें तो गुलाब घाटी, बमोरी घाट यानी बाड़ाखेड़ी यहीं पे आपको मिलेगा, है ना। और एक चीज ध्यान रख लेना दोस्तों कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन की बात करें तो 1884 में यहाँ पे क्या हुआ था? रेलवे स्टेशन बनाया गया था। और बड़ी रेल लाइन की बात करें काठगोदाम तक 1994 में। तो 1994 में बड़ी रेल लाइन, और उससे पहले 1884 में यहाँ रेलवे स्टेशन बन गया था। अब है 72वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन की बात करें तो ये 27 कब हुआ था? 27, 24 मार्च, 20 मार्च या फिर 30 मार्च। तो क्या होगा सोचिए। तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, 27 मार्च को। और यहीं पर बात करें तो ये हुआ था दोस्तों 10 मई 2016 तक। यानी देखिए 27 मार्च से चला था 2016 से, और 10 मई 2016 तक यहाँ पे ये चला था। 73वां क्वेश्चन कि कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी थी? तो कांचीपुरम किसकी राजधानी थी? तो देखिए कांचीपुरम की बात करें दोस्तों तो ये पल्लव वंश की थी। ऑप्शन नंबर जो डी है पल्लव वंश, यह इसका बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है पल्लव वंश। तो पल्लव वंश से संबंधित थे। अब है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए ये भी हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, और यही आयोग ने आपको पूछ लिया है
कि सुमेलित नहीं है। खटीमा कांड 1 सितंबर 1994 को, रामपुर तिराहा कांड 2 अक्टूबर 1994 को, मसूरी कांड 3 सितंबर को। तो देखिए मसूरी कांड की बात करते हैं तो आप सभी ने देखा तो 2 सितंबर से इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये कब था, ये था 2 सितंबर को। कब था दोस्तों, 2 सितंबर को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, यानी ये गलत है। ये कब था, 2 सितंबर को, 2 सितंबर 1994 को। तो ध्यान रखना ये इसका सही आंसर है। मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान में चीन प्रवेश पर करती है? तो कहां से करती है बताइए जरा, लिपुलेख दर्रे से, ट्रेल दर्रे से, मिल्लम से या पिंडारी ग्लेशियर से? तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर क्या होगा बताइए जरा, क्वेश्चन नंबर 75। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर मिलेगा लिपुलेख दर्रा। सरल क्वेश्चन है। 76वां क्वेश्चन है कि किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन सितंबर 2018 में लॉन्च की थी? अब एक चीज देखिए दोस्तों, आपको मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे नोट करवा रहा हूं और यहीं से इस प्रश्न से नोट करवा रहा हूं और आप इसे याद करना। और आने वाले एग्जाम में आयोग आपको यह पूछेगा कि हाइड्रोजन से चलने वाली जो पहली ट्रेन है वो कब लॉन्च की गई थी? सितंबर 2018 में लॉन्च की गई थी। और किसने लॉन्च की थी? तो यह तो होगा ऑप्शन नंबर 1, जर्मनी ने की थी। तो जर्मनी द्वारा सितंबर 2018 में पहली हाइड्रोजन जो चलने वाली जो ट्रेन है वो लॉन्च की गई थी। 77वां क्वेश्चन, सुनामी शब्द किस भाषा से है? तो बताइए दोस्तों, सुनामी शब्द की बात करें तो सुनामी शब्द की बात करें तो सुनामी आपको मिलेगा जापानी भाषा का। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है और ध्यान आपको यहां पे ये रखना है। तो यहां तक तो दोस्तों ये हो चुका है। 77वां क्वेश्चन है कि सुनामी शब्द किस भाषा का, ये तो देख लिया। 78वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता आपको पूछा है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए जरा कब मनाया जाता है? तो जी हाँ दोस्तों, इसकी बात करें तो ये मनाया जाता है कब बताइए दोस्तों, क्या 15 मार्च को मनाया जाता है? 15 मार्च को। तो बताइए जरा क्या 15 मार्च सही है? तो नहीं दोस्तों, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता, तो विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। और यहीं पर राष्ट्रीय की बात करें तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 78वां क्वेश्चन यहाँ पे ये हो चुका है। अब बात करेंगे 79 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से 27 अप्रैल 2017 को उत्तराखंड के किस शहर को महानगर घोषित किया गया? तो महानगर किसे घोषित किया गया? तो यह तो हल्द्वानी को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। देखिए प्राचीन नाम इसका बमोरी था। 1884 में यहाँ पे 1834 में इसकी स्थापना, ध्यान रखना ये भी पूछ लिया है। 1834 में ट्रेल द्वारा हल्द्वानी की स्थापना की गई थी। यह प्रश्न यूपीएससी ने आपको पूछा है, कई बार पूछ लिया है, तो यह भी ध्यान रखना। और यहीं पर ट्रेल का एक बंगला है जिसे खाम का बंगला के नाम से भी जानते हैं। 2011 में नगर निगम बनाया गया था। अब यहां पे देखिए दोस्तों 1884 की बात करेंगे। 1884 में यहां पे क्या आया था? यहां पे रेल आई थी, लखनऊ से रेल आई थी यहां पे हल्द्वानी तक। उत्तराखंड गणतंत्र भारतीय गणतंत्र दिवस का राज्य है, तो ये तो 27वां राज्य है, आप सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही है। 21वां क्वेश्चन, उत्तराखंड के छठे राज्यपाल। देखिए छठे राज्यपाल की बात की है तो बताइए, देखिए सभी राज्यपाल का कर्म आपको याद होना चाहिए। तो बीएल जोशी, अजीत कुरैशी, कृष्णकांत पॉल या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या मिलेगा? इसका मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कृष्णकांत पॉल इसका बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देखिए ये सभी कर्म है, पहला, दूसरा, तीसरा, सातवां। तो देखिए छठे की बात करें तो कृष्णकांत पॉल है, 7वें की बात करें बेबी रानी मौर्य, और 8वें की बात करें जो वर्तमान में है वो कौन है? वह है गुरमीत सिंह जी, लेफ्टिनेंट जो कर्नल गुरमीत सिंह जी है वह वर्तमान में है। इनका कर्म पूछा जाता है। 5वें कौन है? अजीत कुरैशी। चौथे कौन है? मार्गरेट अलवा जी। तीसरे कौन है? बनवारी लाल जी। और सबसे कम जो कार्यकाल था वो बनवारी लाल जी का था, यह भी आप ध्यान रख लेना। सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा मिलेगा आपको सुदर्शन अग्रवाल जी का, और यह भी आप ध्यान रख लेना, ठीक है। तो यहां तक तो ये हो चुका है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 82। कुमाऊं का सबसे प्राचीन जो यहाँ पे व्यापारिक मेला है वो कौन सा है? तो 82वां का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? 82 का राइट आंसर, कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला। तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा? कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला कौन सा होगा? कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर मिलेगा बताइए जरा क्या होगा? तो जी हाँ दोस्तों, ये मिलेगा आपको बागेश्वर का मेला। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 83 और इसका आंसर दीजिए कि भारत में कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो कहां से नहीं गुजरती है? तो देखिए यह जो नहीं गुजरती है उड़ीसा से नहीं गुजरती है, बाकी राजस्थान हो गया, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ है ना, झारखंड हो गया, और इसके अलावा बात करें इधर से गुजरात वगैरह हो गया है ना, और त्रिपुरा, मिजोरम यहां से होकर गुजरती है। तो ये उड़ीसा से नहीं गुजरती है। 8 राज्यों से टोटल होकर गुजरती है। गंगनानी तप्तकुंड, तो गंगनानी तप्तकुंड आपको कहां पर मिलेगा? तो बताइए जरा गंगनानी तप्तकुंड आपको कहां पर मिलेगा? तो यह मिलेगा आपको उत्तरकाशी जिले में, और यह इसका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 85 और इसका आंसर दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 86, भारत में निम्न में से कौन सा निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? तो किसे यह अधिकार होता है बताइए? और 85वां क्वेश्चन की थांगला, डंगरीला, नेलंग और लमलंग यह कौन से हैं?
तो देखिए यह तो दर रहे हैं, आप सभी जानते हैं। और 86 की बात करें तो इसका आंसर होगा लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष के पास यहाँ पे क्या होती है, ये पावर होती है। देखिए आर्टिकल जो 110 है, आर्टिकल 110 में जो धन विधेयक है, धन विधेयक, इसकी परिभाषा है, क्या है, परिभाषा। पूछा जाएगा कि किस परिभाषा में, किस आर्टिकल में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, तो कहां पर है, आर्टिकल 110 में है। और ऐसा पूछा जाएगा कि जो धन विधेयक है राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, वो किस अनुच्छेद के तहत, वो आर्टिकल 117 के तहत। तो आर्टिकल 117 के तहत धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो इन्हें आप याद कर लेना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ, यहाँ पे जो दर रहे हैं आप इन्हें देख लीजिए, ये कई बार आपको पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे ये दर रहे हैं श्रींकट हो गया, बरासू हो गया, ये उत्तरकाशी जनपद के दर रहे हैं। तो यहाँ पे उत्तरकाशी का आपको पूछा गया था, श्रींकट, बरासू, थांगला, मुलिंगला, नेलंगला, सांगचोकला, कालिंदी दर्रा जो किसके बीच में है, चमोली और उत्तरकाशी के बीच में, ओडनकोल दर्रा टिहरी और किसके बीच में, उत्तरकाशी के बीच में, थांगला, मुलिंगला, नेलंगला, सांगचोकला तिब्बत और किसके बीच में, उत्तरकाशी के बीच में, बरासू, श्रींकट उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच में। तो यह फैक्ट है दोस्तों, इन्हें आप याद कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे और इसका आंसर दीजिए। 27वां क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने किस सन में गोरखा शासकों को उत्तराखंड में परास्त किया था। तो अंग्रेजों ने किस सन गोरखा शासकों को उत्तराखंड में परास्त किया था, तो परास्त कब किया था, तो जी हाँ दोस्तों ये क्या था, सन 1500 में, यानी 1815 में किया था। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर जो बी है यह इसका बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखना ये है, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि 1791 में इन्होंने पहली बार आक्रमण किया था, लंगूरगढ़ का युद्ध हुआ था। फिर 1792 में ही बात करें तो संधि हुई थी लंगूरगढ़ की। और फिर यहाँ पे 1803 में गोरखा ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था, है ना, प्रद्युम्न शाह की बाद में मृत्यु हुई थी। और यहाँ पर फिर 1815 में अंग्रेजों ने इन्हें भगा दिया था। 88वां क्वेश्चन, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। तो यह दोस्तों हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, और वह क्या था, वह था दोस्तों भागीरथी नदी। भागीरथी नदी, ऑप्शन नंबर सी, यह बिल्कुल सही है। मैप को याद कीजिए, हमने डिस्कस किया था, जो यहाँ पे भागीरथी नदी आ रही थी, ऊपर यहाँ पे टिहरी डैम था, उसके नीचे क्या था, यहाँ पे कोटेश्वर डैम था। अब है यहाँ पे 89वां क्वेश्चन, और बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा 89 का। तो बताइए दोस्तों 89 का राइट आंसर क्या होगा, अनंतपाल और धारसिल शिलालेख। तो अनंतपाल और धारसिल का जो शिलालेख है वो किससे संबंधित है, तो ये मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पावर 1 से संबंधित है। और सरल क्वेश्चन है। 90वां क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। मौलिक कर्तव्य पूछा है, तो कर्तव्य आपको कहां पे मिलेगा, तो जी हाँ दोस्तों कर्तव्य आपको मिलने वाला है, बताइए जरा कहां पे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर, तो जी हाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 की बात करें तो राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कहाँ पे मिलेगा 51A में आपको मिलने वाला है। तो 51A में ये आपको मिलेगा। किस देश के लोकतंत्र का घर कहा जाता है, तो लोकतंत्र का घर स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। 92 क्वेश्चन है कि किसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 न्यायों का वर्णन है, और यही अनुच्छेद 38 में भी है, यानी नीति निर्देशक में भी है। केवल धार्मिक न्याय है, इसका वर्णन नहीं किया है। तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ये हो गया है। किसका उल्लेख, यानी संविधान ये हो गया। काशीनाथ ने काशी नगर की स्थापना की थी, तो कब की थी, इसका आंसर दीजिए जरा। 93 का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 1639 इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है, काशीनाथ ने काशी नगर की स्थापना की थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 94, इसका आंसर दीजिए कि 25 जनवरी 2004 को 15 मई 2004 ईस्वी को अगर शामिल किया जाए तो कुल कितने दिन होंगे, 25 जनवरी से 15 मई तक। तो देखिए एक चीज देखिए, 25 जनवरी की बात करें तो जनवरी की बात करें 31 जाएगा, तो जनवरी 31 जाएगा तो कितने दिन हुए, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, यानी 7 दिन ही हो गए। प्लस अब देखिए फरवरी की बात करें 2004 है, इसका मतलब लीप ईयर है, इसका मतलब ये कितने दिन जाएगा, 29 दिन जाएगा। फिर यहाँ पे बात करें मार्च की बात करते हैं, तो मार्च में टोटल कितने दिन होते हैं, मार्च में 31 दिन होते हैं, तो मार्च में 31 दिन हो गए। और प्लस यहाँ पर लास्ट में 15 दिन को भी काउंट करना है, तो आप इन्हें काउंट कर लेना, 112 इसका सही आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 95 कि उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श ग्राम योजना, तो इसका आंसर क्या है, तो जी हाँ दोस्तों इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2011 इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 96 कि निम्न कार्यों में केंद्रीय बैंक में कौन सा कार्य नहीं है, तो केंद्रीय बैंक का कार्य कौन सा नहीं है, नोट निर्गमन, लोगों को जमा करना, लोगों से जमा करना, सरकार को बैंकर या फिर अंतिम ऋणकर्ता। केंद्रीय बैंक का तो लोगों से जमा करना, यानी यही होगा दोस्तों। बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा, तो बताइए। जी हाँ दोस्तों ये तो क्या करेंगे, लोकल बैंक करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही होगा। बाकी सभी काम किसके होंगे, तो 96 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर ये हो गया है। और अब है 97, 98 और 99 क्वेश्चन। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा तीनों क्वेश्चन का। 96, 97 आपको पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है उसमें क्या सम्मिलित किया जाता है, तो सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय आय,
प्रति व्यक्ति आय या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना कब से शुरू हुई थी? तो यह हुई थी 2009 में। ऑप्शन नंबर जो सी है यह बिल्कुल सही है। VGA का फुल फॉर्म क्या है? VGA, तो VGA की बात करें दोस्तों तो इसका मतलब होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो यानी ऑप्शन नंबर जो ए है यह बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 99 हो गया है। और क्वेश्चन नंबर 100 आपको पूछा है कि भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत। तो देखिए, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी बताइए जरा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो क्या होगा इसका सही आंसर जरा बताइए। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो आपको मिलने वाला है वो मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूरे हो गए हैं 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन में से आपके कितने बने हैं ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, क्या कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका 90+ स्कोर हुआ है यहाँ पे, तो जरूर बताएं दोस्तों कि यहाँ पे आपका कितना स्कोर हुआ है, और या फिर आपका 70 या फिर 70 के आसपास आपका स्कोर यहाँ पर रहा है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है, और 100 क्वेश्चन थे यहाँ पे, और 100 क्वेश्चन के माध्यम से हमने लगभग आपको 400-500 इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो दिए हैं, और ये फैक्ट आपको आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ तक दोस्तों इतना ही है, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद और जय देवभूमि। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में।